से करूं वर्णमाला से, एकदम बेसिक से। चलिए ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसमें पहले में देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपका सिलेबस का पहला लाइन लिखा हुआ है स्वर, व्यंजन और वर्तनी। स्वर, व्यंजन और वर्तनी, ये पहला लाइन आपका लिखा हुआ है सिलेबस में। उसमें मैंने जो पिछली क्लास आपसे ली थी, उस पिछले क्लास में मैंने वर्तनी पढ़ाना क्या किया था, शुरू किया था। वर्तनी में मैंने 5-10 जितने भी लिखवाए हैं, आज लास्ट में जाते जाते मैं वर्तनी में 5-10 और शब्द आपको नोट करा करके जाऊंगा। वो रोज ऐसा 10-10 बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज है जिसको नोट करवाते चलूंगा, वो क्या है, समोच्चारी। तो पिछले बार कितने 10-10 नोट कराए थे ठीक है, आज जाने से पहले मैं 10-10 और नोट कराऊंगा। और जब मैं नोट कराऊंगा तो कोई खेल नहीं खेलना है, कोई अपने को हंसी मजाक नहीं करना है, अपने को सीधा सीधा क्या करना है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते चलना है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग बचे। ठीक, तो मैं भी आपको टॉपिक पढ़ाता हूं। उस टॉपिक का नाम जो है वो है वर्णमाला। ठीक है, आपके सिलेबस में इस टॉपिक को वर्णमाला करके नहीं लिखा है, इस टॉपिक को क्या लिखा है समझिएगा, इस टॉपिक को लिखा है इस तरह से लिखा है स्वर, व्यंजन, बस ये दो टॉपिक ऐसा लिख दिया है। ठीक, तो बेसिक तौर पर स्वर और व्यंजन वर्णों के समूह को ही हम लोग कहते हैं क्या, वर्णमाला। तो अब वर्णमाला टॉपिक शुरू करते हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहला जो हमारा आपका आता है जिसको समझना है वो है क्या, ध्वनि। दूसरा हमको समझना है क्या, वर्ण। तीसरा हमको समझना है क्या, अक्षर। ठीक है, हालांकि वर्ण और अक्षर स्वर के मामले में एक ही होते हैं, व्यंजन के मामले में अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद मैं इस फ्लो चार्ट को आपको आगे बढ़ाते चलूंगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ध्वनि क्या है इस बात को सबसे पहले समझते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। भाई हम भाषा पढ़ रहे हैं, कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। भाषा क्या होती है समझ लीजिए, भाषा क्या है कि किसी भी उच्चरित ध्वनि संकेतों का समूह है जिसके द्वारा से हम अपनी भाव या अभिव्यक्ति को किसी के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं या व्यक्त कर पाते हैं। आप स्नेहा नाम है ना, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट दीजिए। ठीक है, तो कोई भी ध्वनि संकेत के माध्यम से, कोई भी ध्वनि संकेत, अब ध्वनि संकेत कहने का मतलब भाई हमारे हिंदी ध्वनि संकेत अलग है, इंग्लिश का अलग है, उर्दू का अलग है, फारसी का अलग है, मलयालम का अलग है, बंगाली का अलग है, उड़ीसा का अलग है, लिपि अलग अलग होती है। जो लिपि जिसको आप लोग कहते हैं वही ध्वनि संकेत कहलाता है। समझ में आ रहा है, जिसके माध्यम से हम ध्वनि को प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाता है, ध्वनि संकेत कहलाता है। तो किसी भी ध्वनि संकेत के माध्यम से अपनी भावनाओं को, विचारों को किसी और के समक्ष अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। और भाषा का जो सबसे सूक्ष्मतम मौखिक रूप है, फिर से बोल रहा हूं, भाषा का सबसे सूक्ष्मतम मौखिक रूप अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में जो होती है वो क्या है, ध्वनि। तो ध्वनि क्या है, तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी, समझ में आ रहा है, भाषा की सबसे क्या है भाई, सबसे छोटी इकाई है, याद रखिएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, याद रखिएगा, सबसे छोटी जो इकाई है, और छोटी इकाई किस रूप में है, मौखिक रूप में है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि कहलाती है, और यह किस रूप में होती है, मौखिक रूप में होती है। ठीक है, हम इस बात को समझ लेते हैं। ध्वनि बेसिक तौर पर मानव को प्रकृति प्रदत्त है। ध्वनि कैसा है, मानव को प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति प्रदत्त का मतलब समझते हो कि हमको नेचर से मिला है, ईश्वर से मिला है, हमने ध्वनि को बनाया नहीं है। यह कैसा है, मानव को प्रकृति प्रदत्त है, मतलब हमने किसी भी अपने आवाज को बनाने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। ईश्वर ने चूंकि हमको स्वर तंत्र दिया है, तो स्वर तंत्र के साथ ऑटोमेटिकली हमको क्या दिया है, ध्वनि भी दिया है। अगर आपको ध्वनि की परिभाषा पूछा जाए कि ध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है, तो समझिएगा, ध्वनि को बोलिएगा मानव मुख से उच्चरित आवाज। मानव मुख से उच्चरित जो आवाज है, मानव मुख से उच्चरित आवाज क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। मानव मुख से उच्चरित आवाज क्या कहलाता है भाई, ध्वनि कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानव मुख से उच्चरित आवाज क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह मानव को कैसा प्राप्त है, प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति मतलब इसको मानव ने बनाया नहीं है, बल्कि मानव को यह बना बुनाया स्वर तंत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यहां तक स्पष्ट हो गया। अब मेरी बात को बड़े गौर से ध्यान समझिएगा। ध्वनि मानव के मुख से निकलने वाली आवाज है। ध्वनि कुछ भी हो सकती है भाई ना, मैं ध्वनि इसको भी कह सकता हूँ, ये पीटने पर आपको आवाज आ रहा है, ये भी एक ध्वनि है। मैं इसको पीट रहा हूं तो जो आवाज आ रहा है वो भी क्या है, ध्वनि है। ध्वनि कुछ भी हो सकता है।
पर हम जो भाषा में ध्वनि की बात करते हैं वो ध्वनि का मतलब किससे है, मानव मुख से निकलने वाले आवाज को ध्वनि कहते हैं, याद रखिएगा। तो मानव मुख से उच्चरित होने वाली जो भी आवाज है वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, पर किस रूप में, मौखिक रूप में। ठीक, अब मानव के पास अपना बुद्धि है, मानव के पास अपना विवेक है, तो मानव ने अपने मुंह से निकलने वाले आवाज को पहचानना शुरू किया और पहचान लेने के बाद उसको किसी भी माध्यम में व्यक्त करना चाहा, लिखित रूप में। तो लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए उसने जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया, उन्हीं संकेत चिन्हों को ही हम कहते हैं क्या, वर्ण। क्या कहते हैं, वर्ण। तो ध्वनि के बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण, समझिएगा। तो रिपीट करता हूं, मानव मुख से उच्चरित होने वाली जो आवाज है वह क्या कहलाती है, ध्वनि। और ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया गया वह क्या कहलाता है, वर्ण। जैसे समझिएगा, मान लीजिए मेरे मुंह से निकला अ, अब एक ध्वनि है, अ क्या है, ध्वनि है। लेकिन अ को सुनने के बाद अब मानव मस्तिष्क की कल्पनाशीलता दौड़ी होगी कि मैं अ को कैसे प्रदर्शित करूं, किस रूप में इसको दिखाऊं। भाई आप कल्पना करो, हर चीज के साथ मानव की कल्पनाशीलता दौड़ी होगी, किसी भी चीज के साथ। भाई आपने इस पंखे के लिए भी कोई वर्ड यूज किया, आपने दीवार के लिए कोई वर्ड यूज किया, आपने हर पशु पक्षी फूल पौधा सब के लिए क्या किया, वर्ड यूज किया। तो जो मानव की मस्तिष्क की कल्पनाशीलता वो दौड़ती है। अब कल्पना करो ना कि जब भी कोई शब्द बना है, उस शब्द को बनाने के पीछे कोई लॉजिक थोड़ी रहा होगा। जैसे कोई खटिया को हम खटिया क्यों कहते हैं, दीवार को दीवार क्यों कहते हैं, खिड़की खिड़की क्यों कहते हैं। अगर आप ये सवाल करोगे तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कल्पना करो कि बचपन से यदि हमको सिखाया जाता कि बेटा ये दरवाजा नहीं ये खिड़की है, तो मैं क्या बोलता, खिड़की खोल के अंदर आ जाओ, खिड़की खोल के चल दो। और आप सब उसको असहज नहीं लेते, आज असहज ले रहे हो। क्यों, क्योंकि दिमाग में आपका कॉन्क्रीट तौर पे बस गया है कि भाई इस तरह के संरचना को दरवाजा कहते हैं और खिड़की का संरचना अलग होता है। आप समझ चुके हो। तो आपके मस्तिष्क में भी बड़ा अजीब लगेगा। मान लो मैं कहूंगा कि भाई मैं ग्रीन बोर्ड में नहीं लिख करके मैं बोलूंगा कि मैं ब्लू बोर्ड में लिख रहा हूं, तो अब तुरंत कहो क्या बात करते हो सर, वो तो कलर ग्रीन है। लेकिन सोचो बचपन से आपको यही कलर को क्या बताया गया होता कि नीला है, और नीला क्या बताया गया होता, हरा है। तो अब हरा क्या बोलते, नीला है, और नीला क्या बोलते, हरा है। बेसिक तौर पर हमने आसपास की चीजों को पहचान करने के लिए अलग अलग शब्द बनाए, लेकिन शब्द बनाने से पहले हमको क्या बनाना था, वर्ण बनाना था। और वर्ण बनाने से पहले सवाल है कि वर्ण कहां से बनेगा, तो हमारे मुख से जो आवाज निकलेगा उससे बनेगा। बेसिक तौर पर ध्वनि इंसान होने के नाते हम सबके पास वही है जो एक ही है। जैसे मान लीजिए, मैंने कई बार आपको पिछली बार भी हंसी मजाक में एग्जांपल दिया था कि भाई मान लीजिए एक पशु की बात करें, कि मान लीजिए पशु है एक बिल्ली। अब बिल्ली के मुख से जो आवाज निकलेगा वो भी तो ध्वनि है भाई। अब खुद तुम सोचो कि बिल्ली के मुख से जो आवाज निकलता होगा उसको बिल्ली खुद नहीं जानता होगा कि इन इंसानों ने उसके लिए क्या शब्द यूज किया है, म्याऊ। वो खुद नहीं जानता होगा बेटा, समझ में आ रहा है। हम लोग बिल्ली तक की आवाज को पहचान के उसके लिए उसको शब्द बना दिए, क्या, म्याऊ। या मान लीजिए, मुझे नहीं पता कि म्याऊ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कुत्ते के लिए हम लोग बार्किंग वर्ड यूज करते हैं। भौंक रहा है, क्या बोलते हैं, बार्किंग। अब बताओ, कुत्ते का जो आवाज है उसके लिए हमने भौंकना वर्ड यूज किया है, भाव भाव वर्ड यूज किया है। जबकि इंग्लिश वाले लोग उसी के लिए क्या वर्ड यूज किए हैं, बार्किंग। या हिंदी में समझ में आ रहा है ना। तो आप उसे भौंकना कहो, या छत्तीसगढ़ी में भूका थे कहो, या मान लो बार्किंग कहो, उसका आवाज बदल जा रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। वो भारत में है तो भी भाव भाव कहेगा, अफ्रीका में है तो भी भाव भाव कहेगा, वो अमेरिका में है तो भी भाव भाव कहेगा, और पाकिस्तान में है तो भी भाव भाव कहेगा। वो दुनिया के किसी भी कोने में रख दो उसकी आवाज एक ही होगी। क्योंकि कुत्ते को बाय नेचर, बाय गॉड जो आवाज मिला हुआ है वो आवाज तो हर जगह वही निकलेगा। वैसे ही इंसान भी हम एक जीव हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली एक जीव है, वैसे इंसान भी ईश्वर की नजर में क्या है, जीव है। एक जीव होने के नाते हमारे पास जो आवाज है वह हम विश्व के किसी भी कोने में रहें, आवाज तो एक ही रहेगा। मतलब हम इंसान होने के नाते अंग्रेज जो ब्रिटेन में रहते हैं उनका आवाज अलग है, हमारा आवाज अलग है, ऐसा सोचना बहुत गलत बात है। या अमेरिका में जो रहते हैं उनका आवाज अलग है, हमारा आवाज अलग है, सोचना बहुत गलत बात है। कि यूरोप में जो रहते हैं उनका आवाज अलग है, अफ्रीका में रहते हैं उनका आवाज अलग है, गलत है। अगर हम सब इंसान है तो इंसान होने के नाते हम सबके पास ध्वनि क्या है, एक ही है। लेकिन उस ध्वनि को पहचान करने के लिए, उस ध्वनि को पहचान करने के लिए जो संकेत चिन्ह बनाए गए, ध्वनि को पहचान करने के लिए क्या बनाए गए, जो संकेत चिन्ह बनाए गए, वो संकेत चिन्ह सब में क्या है, अलग अलग है। जैसे हमने एक जो अ नाम का ध्वनि निकला, उस अ नाम के ध्वनि के लिए हमने क्या संकेत चिन्ह बनाया, अ।
जबकि अंग्रेजों ने उसी के लिए क्या संकेत चिन्ह बनाया, ए। हो सकता है उर्दू भाषा में इसके लिए संकेत चिन्ह कुछ और हो, इस तरह से। हो सकता है चाइनीज भाषा में इसके संकेत चिन्ह कुछ इस तरह से हो, ठीक है। आप यदि मलयालम केरला में जाएंगे तो हो सकता है इसके संकेत भाषा कुछ ऐसे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हर भाषा का लिखने का हर ध्वनि का संकेत चिन्ह लिखने में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब सबको उच्चारण किया जाएगा तो सब में वही ध्वनि निकलेगी जो हमारे हिंदी में निकलती है, क्या, आ। क्लियर हो गया। तो किसी भी भाषा में ध्वनि एक होते हैं, साउंड्स एक होते हैं, उनके प्रदर्शित करने का जो तरीका है, संकेत चिन्ह है, वो अलग अलग होते हैं। और ध्वनि को प्रदर्शित करने वाले जो संकेत चिन्ह होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। इस कंडीशन में ध्वनि और वर्ण दोनों एक समान हो गए, दोनों के दोनों भाषा की क्या है, छोटी इकाई है। पर ध्वनि जो है भाषा की छोटी इकाई किस रूप में है, मौखिक रूप में है, और वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई किस रूप में है, लिखित रूप में है। क्योंकि ध्वनि का ही लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, और वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। दोनों सेम है, चाहे ध्वनि का हो या वर्ण का हो, दोनों सेम है। वर्ण को ही आप लोग लिपि भी कह देते हो, वर्ण को ही क्या कह देते हो, लिपि कह देते हो। वर्ण को क्या कह देते हो भाई, लिपि, ठीक है। तो लिपि एक्चुअल में क्या है, संकेत चिन्ह है। वर्ण क्या है, संकेत चिन्ह है। यहां तक समझ में आ गया। तो इसको जिसको लिख रहे हो तो लिख भी लो, मैं बोल देता हूं वर्ण की परिभाषा, तो लिख लीजिएगा। ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला संकेत चिन्ह वर्ण कहलाता है। ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला वर्ण चिन्ह, संकेत चिन्ह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है लिखित रूप में, यह भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई है। हो गया, हो गया, लिख लिए। यह भाषा की सबसे क्या है, छोटी इकाई है, पर किस रूप में, लिखित रूप में। आगे नीचे लिख लो, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्ण का मौखिक रूप क्या है, ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। यहां तक समझ, दोनों भाषा की क्या है, छोटी इकाई है। हो गया भाई। आगे अब समझेगा। तीसरा आते हैं अक्षर। तीसरा क्या आते हैं, अक्षर। अक्षर में ध्यान समझना। अब अक्षर को भी लिख लिए रहो, ठीक है। बेसिक तौर पर स्वर के मामले में अक्षर वही होता है, पर वर्ण के मामले में अक्षर क्या होता है, स्वर और व्यंजन का मेल होता है, समझिएगा। तो लिख लीजिए, अक्षर, उसमें लिखिएगा, अक्षर वर्ण की पूर्णतावस्था है। अक्षर वर्ण की पूर्णतावस्था है। अक्षर वर्ण की पूर्णतावस्था है। पूर्णता, हाँ पूर्णता, हो गया। वर्ण अक्षर वर्ण की पूर्णता अवस्था है। जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूं, आप व्यंजन को उच्चारण नहीं कर सकते, मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क है, तो आप क का उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन इसी क में आप अ को जोड़ देंगे तो ये जो नीचे का हलंत है ये हट जाएगा। नीचे का हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और जुड़ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, क। तो इसका उच्चारण कर पाएंगे। आप आ को जोड़ देंगे तो उच्चारण कर पाएंगे, क्या, का। तो जैसे ये क जो आपका लिखा हुआ है, वो लिखने पर आपको एक अक्षर है, ठीक है। दिखने पर वो वर्ण दिख रहा है, पर एक्चुअल में क्या है, वो अक्षर। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि क में कितने वर्ण हैं, तो आप बोलेंगे एक वर्ण है क और एक वर्ण है क्या, आ। तो अब देखिए, यहां पर क हो गया अक्षर, और ये जो उसके दो भाग हैं वो क्या हो गए, वर्ण। तो याद रखिएगा, क्या पूछ सकता है कि क में कितने अक्षर है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं कि काला में कितने अक्षर हैं, ऐसे आपसे पूछा गया, काला शब्द में कितने अक्षर हैं, तो 2 अक्षर है। एक अक्षर हो गया स्वर धन व्यंजन करके का हो गया, और एक धन अक्षर हो गया क्या, ला, 2 अक्षर। लेकिन पूछेगा वर्ण कितना है, तो इसको कैसे अलग करोगे, क धन आ, उसके बाद ला धन आ। तो देखिए वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 4। अक्षर वर्ण की पूर्णतावस्था है। पूर्णतावस्था ना, एक बेसिक तौर पर अक्षर और वर्ण सेम ही होते हैं, लेकिन जब वो पूर्ण कर देता है वर्ण को, तो अब उसे हम कहते हैं क्या, अक्षर। लेकिन आप कल्पना करो
ये तो हो गया व्यंजन के मामले में, क कबूतर का व्यंजन है, ल लड़की का व्यंजन है। लेकिन अ अनार के मामले में यही वर्ण है और यही क्या है, अक्षर है। आपको क्या पूर्ण करोगे भाई, व्यंजन को पूर्ण करने के लिए स्वर आता है, पर स्वर तो अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। इसीलिए मैंने बोला कि वर्ण की पूर्णतावस्था क्या है, अक्षर है। समझ में आया कि नहीं आया? वर्ण की पूर्णतावस्था क्या है, अक्षर है। लेकिन वर्ण में स्वर जो है अपने आप में पूर्ण होता है। आ के लिए किसी और की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है बोलने के लिए, आ में ई में। तो स्वर अक्षर भी है और वर्ण भी है। लेकिन व्यंजन में वर्ण तब तक होगा जब तक उसमें स्वर का शामिल नहीं है, और जब स्वर शामिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? आगे एक बार और रिपीट करके समझा दूंगा जब मैं स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण में आऊंगा तो। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, ध्वनि। दूसरा क्या हो गया, वर्ण। तीसरा हो गया क्या, अक्षर। अक्षर की परिभाषा क्या लिखे, वर्ण की पूर्णता अवस्था क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। एग्जाम्पल करके लिख देना, जैसे क धन अ बराबर का, ऐसा लिख देना। फिर लिख देना क धन आ बराबर का। ठीक, ये आपकी पूर्णतावस्था जो है उसकी अक्षर है। हो गया भाई। और स्वर कभी लिख लेना, कंफ्यूज ना हो। इसमें लिख देना अ बराबर अ, अ बराबर अ। ठीक है भाई, क्या लिख दोगे, अ बराबर अ। अ बराबर अ क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि वही स्वर है, वही क्या है, सॉरी वही अक्षर है, वही क्या है, वर्ण है। अरे स्वर के मामले में यही वर्ण है और यही क्या है, अक्षर है। पर व्यंजन के मामले में ये अक्षर है और ये दोनों क्या है, वर्ण है। रानी त्योरी समझ में आया? ठीक। स्वर में वही अक्षर होगा, वही वर्ण होगा, और व्यंजन में अक्षर उसकी पूर्णतावस्था है। जैसे दो वर्ण एक अक्षर, दो वर्ण एक अक्षर, यहां पर एक वर्ण एक अक्षर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अरे ऑनलाइन वालों का सेटअप को ऑन नहीं कर पाए, सॉरी। लोग सुन रहे, गायत्री सुन रही हो, आवाज आओ। तुम लोग कोई डाउट थोड़ी, ऑनलाइन वाले मैसेज तो नहीं किया हो तुम लोग कुछ डाउट पूछने के लिए? कल से खैर कोई दिक्कत तो आज नहीं है, ये सिस्टम लग गया, जोड़ना भूल गया आज। चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। आप लोग का डाउट होगा तो मैं अभी आप लोग का मैसेज पढ़ लूंगा, आप लोग मैसेज में डाल दीजिए चैटिंग में। आगे बढ़े भाई, यहां तक स्पष्ट है? तो देखिए पहला क्या हो गया हमारा, पहला हो गया ध्वनि, दूसरा हो गया क्या, वर्ण, तीसरा हो गया क्या हमारा, ठीक, अक्षर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं एक फ्लो चार्ट आगे बढ़ा दिया रहता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, परेशान मत होना। अब अगला टॉपिक हमको पढ़ना है वर्णमाला। हाँ बोल दूर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको उच्चारण करने में कोई आसानी दिक्कत नहीं। तुम आ धन ई बराबर ए बोल रहे हो ना, हाँ उसको तोड़ सकते हैं, वही बोल रहे हो ना, जैसे अधन ई बराबर, वही तो बोल रहा हूं मैं भी, अधन ई बराबर ए, यही तो बोल रहे हो ना। हाँ इसको तोड़ सकते हो। ए को कहे, ए को स्वर ही कहेंगे क्योंकि स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है, इसलिए वर्ण भी कहेंगे, वही वर्ण है वही अक्षर है, क्योंकि ये मात्रा है ना मेरे बेटा, नहीं समझा? हाँ इसलिए, ठीक है, समझा ना, मात्रा कारण। हाँ आगे बढ़े, इसको एक वर्ण ही कहोगे, अक्षर नहीं। हो गए भाई, आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, बेसिक तौर पर वर्ण का समुदाय या वर्ण का समूह कहलाता है वर्णमाला। तो मुझे आपको पढ़ाना है वर्णमाला। क्या पढ़ाना है, वर्णमाला, आज का जो टॉपिक है। लेकिन मैं एक चीज एक्स्ट्रा बता करके फिर इस वर्णमाला में आऊंगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, क्या एक चीज एक्स्ट्रा बता कर आऊंगा उसको सुन लीजिए। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाई, ध्वनि। ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाया, वर्ण। बेसिक तौर पर वर्ण को हम लोग संकेत चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संकेत चिन्ह। ध्वनि का जो संकेत चिन्ह है वो क्या कहलाता है, वर्ण। अब वर्णों का जो संयोजन है, ध्यान सुनना, वर्णों का संयोजन हमको बनाता है शब्द। वर्णों का संयोजन क्या बनाता है, शब्द। और वर्णों का जो समुदाय है या वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला। दो अलग अलग वर्ड यूज किया मैंने। पहला क्या वर्ड यूज किया, वर्णों का संयोजन। तो यदि कहेगा कि वर्णों का संयोजन, तो बोलोगे वर्णों का संयोजन क्या कहलाता है, शब्द। लेकिन वर्णों का समुदाय या वर्णों का समूह, तो ये क्या कहलाता है, वर्णमाला। समझना, तो वर्णों का संयोजन शब्द है और वर्णों का समुदाय क्या कहलाता है, वर्णमाला। मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा। लेकिन
वर्णों के संयोजन से, ध्यान सुनना ना, मैं उसको अब छोड़ दे रहा हूं, इधर आ रहा हूं। वर्णों के संयोजन से जब मुझे किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्णों के संयोजन से जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? शब्द। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्णों के संयोजन से किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? शब्द। और वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब वर्णों का संयोजन शब्द कैसे बनता है? देखो कि मान लीजिए जैसे मैंने रा, धन, म इसको जोड़ा तो उससे मुझे एक व्यक्ति का बोध हुआ, ठीक, तो ये वर्ड क्या बन गया? शब्द बन गया। जैसे मान लीजिए मैंने क, धन, म, धन, ल इन तीन को जोड़ा तो ये क्या बन गया? आपका शब्द बन गया। यहां तक समझ में आ गया? तो वर्णों का संयोजन है या अक्षरों का संयोजन है। तो वर्णों के संयोजन से जब किसी वस्तु, व्यक्ति, ये कमल क्या हो गया? वस्तु, ये क्या हो गया? व्यक्ति या भाव। भाव मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा? भाव। जिसे देखा छुआ जा सकता है, ठीक, उसे मूर्त कहते हैं, वह वस्तु या व्यक्ति होता है। और इसे देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं? भाव। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा करता है, नफरत करता है, तो आप देखिए नफरत या घृणा को आप केवल क्या कर सकते हैं? महसूस। या मैं कहूं कि किसी, अरे यार तुम्हारे अंदर में बड़ा बचपना है, तो बचपन जो पना आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो, उसे देखा छुआ नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? भाव। लेकिन हमने उस अब महसूस के लिए भी तो शब्द बना रखा है कि अरे यार बड़ा लड़कपन है उसमें। अब लड़कपन दिखाई देगा, लड़कपन को छू सकते हो, केवल क्या कर पा रहे हो? महसूस कर पा रहे हो। अरे बड़ा बचपना है उसमें, तो बचपना को देख सकते हो, बचपना को छू सकते हो, केवल क्या कर रहे हो? महसूस कर पा रहे हो। यहां तक बात समझ में आ गया? तो इसे देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता हो, क्या कहलाता है? भाव कहलाता है। तो वर्णों का संयोजन क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। पर कब शब्द कहलाएगा? जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का क्या हो? बोध हो गया। अब सुनना ध्यान से है। जैसे वर्णों का समूह, सॉरी, वर्णों का संयोजन शब्द कहलाता है, वैसे ही शब्द के संयोजन से तीन चीजें बनती हैं। समझिएगा, इसको मैं अभी आपको आगे समझाता हूं। वर्णों के संयोजन से जिस तरह से शब्द बनता है, वैसे ही शब्द के समूह से तीन चीजें बनती हैं। वर्णों का समूह, अब क्या आ गया? शब्द का समूह। तो जो शब्दों का समूह है उससे एक बनता है उपवाक्य। एक क्या बनता है? उपवाक्य, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हो क्लाउज। एक बनता है पदबंध, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हो फ्रेज। और तीसरा बनता है आपका वाक्य। तीसरा बनता है क्या? वाक्य। तो शब्दों का समूह तीन चीजें बनाता है, वाक्य, पदबंध और उपवाक्य। फिर से बोल रहा हूं, सबसे छोटी का क्या है? ध्वनि। ध्वनि कैसी है? मौखिक। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण। वर्ण के संयोजन से क्या बनता है? शब्द। शब्द कब बनेगा? जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध हो तब। और शब्दों के समूह से क्या क्या बनता है? उपवाक्य, पदबंध और वाक्य। ठीक। अब देखिए उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य ऐसा शब्दों का समूह है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। उपवाक्य ऐसे शब्दों का समूह है, ठीक, जिसमें क्रिया आती है। जिसमें क्रिया क्या होती है? होती है। ध्यान सुनना। देखिए जनरली जब वाक्य की संरचना हम देखते हैं तो वाक्य की संरचना में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? कर्ता, कर्म और क्रिया। बिना क्रिया के कभी भी कोई वाक्य की संरचना पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि राम आम, अब मैंने क्रिया को छोड़ दिया, अब क्या पता है तुमको? कुछ पता नहीं चल रहा है। जब तक क्या नहीं आएगा? खाता है, तो राम क्या हो गया? कर्ता, आम क्या हो गया? कर्म। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्रिया लाया, क्या? खाता है, तो ये क्या हो गया? आपका अर्थ पूरा हो गया। किसी भी वाक्य की अर्थ की पूर्णता के लिए मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया का आना बहुत जरूरी है। यदि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया नहीं आएगा तो अर्थ की पूर्णता जनरली होती नहीं है। इसलिए वाक्य में क्रिया का बड़ा अहम रोल है। और क्रिया के आधार पर ही शब्दों के समूह के तीन भेद हो जाते हैं। एक क्या? उपवाक्य। एक क्या? वाक्य, पदबंध। और एक क्या होता है? वाक्य। देखिए ध्यान से, मान लीजिए किसी वाक्य की संरचना ऐसी बनी हुई है कि उसमें क्रिया आती है
पर क्रिया के आने के बावजूद भी यदि अर्थ पूर्ण ना हो, समझना, कोई वाक्य की, कोई शब्दों की ऐसी संरचना या कोई वाक्यांश जिसमें क्रिया आए परंतु अर्थ क्या हो, अपूर्ण हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाक्य की ऐसी संरचना या शब्दों का ऐसा समूह या कोई वाक्यांश जिसमें क्रिया आए पर अर्थ क्या हो, अपूर्ण हो, मतलब विथ वर्ब इन कंप्लीट सेंस, विथ वर्ब इन कंप्लीट सेंस, मतलब वर्ब हो बट सेंस क्या हो, इनकम्प्लीट हो, तो उसे कहते हैं क्या, क्लाउज या उपवाक्य। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए मैं इस कक्षा की बात करूं और मैंने कहा कि जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश किए या जब शिक्षक कक्षा में आए, जब शिक्षक कक्षा में आए, अब आए बोला तो क्रिया आ गई, क्रिया पूर्ण, ठीक, मैं बोल के खत्म कर दिया बात अपनी। जब शिक्षक कक्षा में आए, वाक्य पूरा है, खत्म है, अर्थ लग रहा है तुमको पूरा आ रहा है। तुम लोग को मेरे चुप होने के बाद ऐसा लग रहा था कि सर कुछ और आगे बोलेंगे, लेकिन मैं आगे कुछ और नहीं बोलने वाला था, मेरी बात खत्म हो चुकी है, पर तुम सबको लगा कि यार और कुछ बोलेंगे, ऐसा लग रहा था ना। यही है विथ वर्ब इनकम्प्लीट सेंस। वर्ब आया है, आया, वर्ब आया है मतलब आया ही वर्ब आया है ना, समझ आ रहा ना। जब शिक्षक कक्षा में आए, तो आए जो आया है ये क्या है, वर्ब है। वर्ब आने के बाद वाक्य खत्म हो जाता है और सेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि राम आम खाता है, राम ने रावण को मारा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। जैसे ही क्रिया खत्म हो रही है मेरा कंप्लीट सेंस हो जा रहा है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तुमको ना कुछ आगे सुनने का इच्छा है, ना कोई तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी आ रही है, बात खत्म हो गई, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। राम ने रावण को मारा, पूरा क्लियर हो गया, कौन मारा, कौन मारा, कैसे किया, ठीक। राम आम खाता है, क्लियर हो गया, क्या खा रहा है, कौन खा रहा है, पूरा क्लियर हो गया। लेकिन जब मैं ये वाक्य को बोल रहा हूं, सुनना, जब शिक्षक कक्षा में आए, आपको लग रहा है कि सर आगे बताओ ना क्या हुआ, क्लियर हो रहा है। तो जब शिक्षक कक्षा में आए, ये उपवाक्य है, ये क्या है, उपवाक्य है। इसमें क्रिया आई हुई है परंतु अर्थ क्या है, पूर्ण नहीं है। जबकि क्रिया आने पर नियमतार्थ को क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए। पर क्रिया आने के बाद भी अर्थ जब पूर्ण ना हो तो उस वाक्य की संरचना को कहते हैं क्या, उपवाक्य। यह भी शब्दों का समूह है। तो ऐसा शब्दों का समूह जिसमें क्रिया आती हो परंतु अर्थ अपूर्ण हो, उसे कहते हैं क्या, उपवाक्य। दुर्जय समझ में आ रहा है बेटा, ठीक। इसी को पूरा कर सकता था मैं आगे कि जब शिक्षक कक्षा में आए, बच्चों ने खड़े होकर अभिवादन किया, अब पूर्ण हो गया। जब शिक्षक कक्षा में आए, बच्चों ने खड़े होकर अभिवादन किया, पूर्ण वाक्य। अब कोई तुम्हारे पास सुनने का कोई इच्छा जागृत नहीं हो रहा है, ये कहलाता है उपवाक्य। क्लियर हो गया। ये जब, जैसे, ऐसे वाक्य शुरू होता है। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे ही स्टेशन में ट्रेन आई, जैसे ही स्टेशन में ट्रेन आई, अब लग रहा है कि क्या हो गया भाई, तो यात्री दौड़ने लगे, इस तरह की बात, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है पदबंध। पदबंध की खासियत यह होती है कि इसमें वर्ब होता ही नहीं है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें वर्ब होता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं कि विदाउट वर्ब कंप्लीट सेंस, इसमें मैंने क्या बोला, विथ वर्ब इनकम्प्लीट सेंस। इसमें क्या बोल रहा हूं, विदाउट वर्ब कंप्लीट सेंस। ये बड़ा अजीब है। जैसे मैं अगर यहां पे लिखा था कि राम ने रावण को, राम ने रावण को, हुआ सेंस कंप्लीट? नहीं हो रहा है। जब तक आपको बताया ना जाए आखिरी आगे क्रिया को कि राम ने रावण को दौड़ाया, मारा, खिलाया, नहलाया, सुलाया, पिलाया, कुछ भी क्रिया तो मुझे पीछे क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। जब मैं क्रिया कुछ भी लगाऊंगा, नहलाना, दौड़ाना, खिलाना, पिलाना, तो क्रिया क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा भाई राम क्या कर रहा है रावण के साथ, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन विदाउट वर्ब तो क्रिया कंप्लीट नहीं हो रही है। लेकिन सोचो अगर मैं विदाउट वर्ब कंप्लीट कर दूं सेंस को, तो उसे कहा जाएगा क्या, पदबंध। समझ में आ गया। बिना क्रिया के यदि किसी वाक्य शब्दों के समूह का अर्थ पूर्ण हो जाए तो उसे कहा जाता है क्या, पदबंध। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, बताइए, समझिए किसके बारे में बात हो रही है।
किसके बारे में बात हो रही है? नरेंद्र मोदी के बारे में। व्यक्ति का नाम लिया गया? नहीं लिया गया। कहीं पे क्रिया आई? नहीं आई। और बात क्या हो गई? पूरी हो गई। यही है पदबंध। मैं कहूं नाली में बहता, किसके बारे में बात हो रही है? पानी में। मैं कहूं चांद से भी सुंदर, चांद से भी सुंदर चेहरा, किसी ने कह दिया चेहरा। अपन किसी के फेस के बारे में बात कर रहे हैं। जहां पर वाक्य में क्रिया ना आए, इनकम्प्लीट सेंस हो, सॉरी, और कंप्लीट सेंस हो, तो उसे कहते हैं क्या? पदबंध। उसे क्या कहते हैं? पदबंध। क्लियर हो गया भाई? अब देखिए तीसरा आता है वाक्य। वाक्य में क्या होगा? वर्ब भी आएगा, विथ वर्ब हो गया, विथ वर्ब। और सेंस क्या होगा? कंप्लीट। अर्थ क्या होगा? पूर्ण। तो उसे क्या कहेंगे? वाक्य। फिर से रिपीट करो। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब आए परंतु अर्थ अपूर्ण हो, क्या कहलाएगा? उपवाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब ना आए, यहां पर वर्ब नहीं आएगा ना, क्रिया क्या होगी? नहीं आएगी, परंतु अर्थ क्या होगा? पूर्ण होगा। तो बिना वर्ब के जब अर्थ पूर्ण हो जाए तो उसे कहते हैं क्या? पदबंध। और जब वर्ब भी आए और अर्थ भी पूर्ण हो तो उसे कहते हैं क्या? वाक्य। समझ में आ गया तीनों चीजें? हाँ, तो कुछ भी जो भाव ले लो आप, लेकिन अर्थ समझ गए ना आप। लेकिन जनरली नाली में पानी ही बहता है रानी, कोई तेल नहीं बहाता। हाँ, जनरली भाई हम जो नाली बनाते हैं पानी या दूध बहाने के लिए या ग्रीस बहाने के लिए नहीं बनाते। जनरली उसमें क्या बहता है? पानी। तो भाव को समझना है। हम जब चांद से भी सुंदर कहते हैं तो और भी कुछ हो सकता है। हाँ, ऐश्वर्या राय भी हो सकती है, पर हम उसका भाव क्या लेते हैं? चेहरा ही लेते हैं। तो ही समझना है। अब हाँ, अभी मैं भारत का प्रधानमंत्री अब कहूं मैं और तुम जवाहरलाल नेहरू ले लो तो मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मेरा बोलने का जो मतलब है, भारत के प्रधानमंत्री किसके बारे में है? नरेंद्र मोदी। इसी से तुम्हारा मुहावरा बनता है रानी, पदबंध से। जैसे मैं बोलता हूं 9 2 11 होना। अब 9 और 2 11 होना में भाग जाने कहां संबंध आया? लेकिन आपने क्या निकाल लिया? भाव, भाग जाना। तो इसी से मुहावरा बना। एक्चुअल में मुहावरे पदबंध होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? पदबंध होते हैं। वो शब्दों के समूह होते हैं जो एक विशिष्ट अर्थ देते हैं बिना क्रिया के। बिना क्रिया के। इंग्लिश में आप लोग इसी को इडियम और फ्रेज कहते हो। इंग्लिश में आप लोग इसे क्या बोलते हो? इडियम और फ्रेज। आपको रटना पड़ेगा। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने तो, इडियम और फ्रेजेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जिन लोग की स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई होगी या जिनके स्कूल में इंग्लिश ठीक ठाक पढ़ाया गया होगा, दो अलग अलग चीजें हैं। हिंदी मीडियम स्कूल के साथ सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वहां इंग्लिश अच्छे पढ़ाए नहीं जाते थे। पर गलती से कोई एक आध देवता रूपी अवतार, कोई शिक्षक इंग्लिश का अच्छा आ जाता था तो पूरी पीढ़ी उस स्कूल की तर जाती थी। अब समझ में आया? और टेंशन मतलब अंग्रेजी मीडियम वालों से हम लोग ग्रामर ज्यादा अच्छा बनाते हैं। ग्रामर ना भली बोल पाए चाहे ना बोल पाए, पर अंग्रेजी हम लोग उनसे अच्छा बनाते हैं क्योंकि हम लोग को पूरा नॉलेज रहता है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े। तो मैंने अभी एक सही तौर पर आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझा दिया। अब मैं जहां तक जान पाता हूं, वाक्य तो कुछ नहीं बेटा, जितना बोला राम ने रावण को मारा। हाँ, क्रिया भी आएगा और अर्थ भी पूर्ण रहेगा। जैसे क्रिया भी आया क्या? मारा, और अर्थ भी क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो ये राम ने रावण को मारा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, राम आम खाता है, कोई भी वाक्य बोल लो जिसमें कंप्लीट सेंस आता हो, वो क्या कहलाएगा? वाक्य। बेसिक तौर पर आप सब वाक्य को जानते थे बेटा, ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानते। आप लोग किसको नहीं जानते थे? पदबंध को और उपवाक्य को। इसको समझाया। अब हिंदी में पदबंध और उपवाक्य के भी प्रकार है जिसको परीक्षा पूछता है। मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में वाक्य, पदबंध, उपवाक्य आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है। हमें पूछा जा रहा है, आए हैं क्वेश्चंस पक्का? पर आपके सिलेबस में लिखा नहीं आई थिंक। ठीक है, तो मैं देख लूंगा एक बार, पर आपके सिलेबस में नहीं है। मैं इसलिए बताने के लिए पढ़ा था। आप सिलेबस देखे हो? हाँ बोलो केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, लोकोक्ति प्रकार पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, मैं कुछ कुछ मुहावरे लोकोक्ति में स्टार्टिंग में बता दूंगा। ठीक है, और बताओ इसको। ठीक है, चलो पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया, खत्म करें इसको। तो ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बता दिया। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ध्वनि। ध्वनि से क्या बना? वर्ण। वर्ण से क्या बना? शब्द। अब शब्दों का समूह 3 जगह बना। पहला क्या हो गया? उपवाक्य, दूसरा पदबंध, तीसरा क्या बना?
वाक्य। तो शब्दों का समूह जिसमें क्रिया आती हो, अर्थपूर्ण हो, क्या है? उपवाक्य। शब्दों का समूह जिसमें क्रिया नहीं आती, अर्थपूर्ण हो, क्या कहलाता है? पदबंध। शब्दों का समूह जिसमें क्रिया आती है, अर्थपूर्ण होता है, क्या कहलाता है? वाक्य। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन चीज में। किसमें? वर्णमाला में। ठीक है भाई, चलो देखो, ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो शुरू करें। वर्णमाला जहां तैयार थे, पहला क्या हो गया? ध्वनि। दूसरा क्या हो गया? वर्ण। तीसरा क्या बताया था? अक्षर। अब देखो, तो वर्ण ध्वनि का प्रतीक करने वाला संकेत चिन्ह है, और इन्हीं वर्णों के समुदाय को, इन्हीं वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब यदि हम हिंदी में बात करें, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी कहेगा तो? 52। लेकिन मूल वर्णों की संख्या कहेगा तो 44। याद रखिएगा, हिंदी में कुल वर्ण की संख्या कहेगा तो 52 और मूल वर्ण कहेगा तो 44। व्यापम है तो आपको उत्तर कितना माना है? 44। पर एक्चुअल में हिंदी में जो मूल वर्ण की संख्या है वह 44 नहीं बल्कि कितनी है? 46। 44 नहीं बल्कि कितनी है? 46। पर व्यापम में उत्तर कितना लेगा? 44। जैसे मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था तो ही बताया था कि व्यापम उत्तर कितना लेगा? 4। पर है कितना? 3। वैसे ही हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 और मूल वर्णों की संख्या 44, पर मूल वर्ण है कितने? 46। अब ध्यान समझिएगा, बेसिक तौर पर क्यों हम इसको मूल वर्ण की बात करते हैं उसको समझना। हम देखिए, आप जितने लोग भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़े हो, तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्णों का जो भेद होता है उसको आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। लेकिन बेसिक तौर पर हिंदी में वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पर अगर परीक्षा में आएगा तो कितना मारोगे? 2 भेद। कितना मारोगे? 2। वर्णमाला के कितने भेद होते कहें तो आप उत्तर लेना परीक्षा में 2, पर एक्चुअल में होता कितना है? 3। 2 भेद में पहला जो भेद है उसको कहते हैं क्या? स्वर। पहले क्या बोलते हैं? स्वर। और दूसरा जो भेद है उसे कहते हैं क्या? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। और तीसरा जो भेद है उसे कहते हैं क्या? अयोग वह वर्ण। क्या बोलते हैं? अयोग वह वर्ण। ध्यान समझिएगा, ठीक है। 3 भेद हो गए। क्या क्या हो गया भाई? स्वर, व्यंजन, अयोग वह वर्ण। पर आपके परीक्षा में या जो दूसरे व्याकरणाचार्य हैं वो इन लोग इसको भेद नहीं मानते, किसको? अयोग वह वर्ण को। इसलिए वो 2 भेद लेते हैं, क्या? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखो, स्वर की संख्या होती है 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। और अयोग वह वर्ण की संख्या कितनी है? 2। तो जोड़िए आप, 11, 33, 44, 44 और 2 46। इसीलिए मूल वर्ण की संख्या एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी? 46। लेकिन लोग तीसरा को तो भेद ही नहीं मानते। भेद ही कितना मानते हैं उन लोग? स्वर और व्यंजन। तो स्वर की संख्या कितनी? 11। व्यंजन की संख्या कितनी? 33। तो स्वर और 33 में कितना हो गया? 44। इसलिए व्यापक में उत्तर कितना लेगा? 44। तो अब टिक कितना मारिएगा? 44। फिर से बोल रहा हूं, लेकिन आप अपने स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाने जाओगे आफ्टर सिलेक्शन तो क्या पढ़ाइएगा? 46। अपने स्कूल में अपने बच्चों को 46 पढ़ाइएगा। मूल वर्ण हिंदी कितने होते हैं? 46, क्योंकि वही शुद्ध है। समझ में आ गया? आप बच्चों को एकदम शुद्ध हिंदी पढ़ाइए ताकि आपकी बात की जो पीढ़ी है वो हिंदी में कम से कम आपकी तरह मेरी तरह अनसिखा अपूर्ण ना आए। हम सब अनसिखे और अपूर्ण आए हैं। और आपको तो पिछले 3-4 दिन की क्लास में ये रियलाइज भी हो गया होगा कि हमारी हिंदी कितनी अशुद्ध और अपूर्ण है, लेकिन हमको भली फील नहीं होता था। ठीक है, तो आपके पढ़ लेने के बाद, आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लेने के बाद इतनी सुंदरता, इतनी निखार तो आना चाहिए आपके टीचिंग स्किल में कि आपसे पढ़ा हुआ बच्चा क्या निकले? पूर्ण निकले। वो कुछ बने ना बने नहीं पता, पर आपको अपने भाग का काम कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए अब आते हैं स्वर की परिभाषा। ठीक है, स्वर, फिर आते हैं क्या? व्यंजन, फिर आएंगे क्या? अयोग वह वर्ण। ध्यान समझिएगा। तो पहला लिखिए स्वर की परिभाषा, मैं बोल देता हूं और फिर आपको समझाते भी चलूंगा। स्वर की परिभाषा क्या है? लिखिए, वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है, वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है स्वर कहलाते हैं।
वे वर्ण जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। वे वर्ण जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। वे वर्ण जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हो गया भाई, वे वर्ण जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। उसके बाद दूसरा लिखिए, सेकंड, वे वर्ण जिसके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या लिखेंगे दूसरा? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वे वर्ण जिसके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हो गया। तीसरा, थर्ड पॉइंट, वे वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा लेना नहीं पड़ता। जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता। सहारा नहीं लेना पड़ता। लिखिएगा, वे वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यहां तक परिभाषा क्लियर हो गई? ठीक है, वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिसके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 11। क्लियर हो गया? स्वर की संख्या कितनी है? 11। अब एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे, और जैसे करके लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या हो गया? आ, ठीक, जितने भी स्वर जानते, ई हो गए भाई। फिर उसके बाद उ ए, उसके बाद ओ और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? ऋषि का री। 11 हो गया। ठीक, अभी 11 स्वर का एग्जाम्पल लिख लीजिए। हो गया भाई? ठीक, अब व्यंजन में आते हैं। मेरे पास समय है नहीं तो आप लोग अभी नोट मत करिएगा, समझ बस लीजिए। कल मैं क्या करूंगा, पहले स्वर को खत्म करता हूं फिर व्यंजन में आऊंगा। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा स्वर का वरीकरण। क्या पढ़ाऊंगा? स्वर का वरीकरण। मैं अभी व्यंजन को बस समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या कल? स्वर। तो एक साथ स्वर पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर क्या शुरू करूंगा? व्यंजन। फिर व्यंजन की परिभाषा लिखवाऊंगा, फिर व्यंजन का वरीकरण करूंगा। उसके बाद फिर किस में आऊंगा? अयोग वह वर्ण में। फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, ये सब प्रकार में जाते जाएंगे। तो सुन लीजिए क्योंकि बच ही गया 10:30, तो बस व्यंजन को समझा देता हूं और मैं क्लास को आज ऑफ करता हूं। ठीक है, देखिए राइट टाइम चलेगा। कल से क्लास को 8:30 बजे कर दें। कुछ लोग आने में असुविधा हो रही है, मुझे ऐसा कॉल मैसेज किए थे। आप लोग लेकिन डबल बात करते हो, लेकिन नहीं, गजब का बात। चिटपट मेरा वाला कैसे समझा पाया मैं? आगे नहीं बोलूं तो बेहतर है। मतलब कोर्स भी खत्म जल्दी हो जाए, 11 के बाद भी नहीं रुक सकते, 8 के पहले भी नहीं आ सकते। इस तरह की बात कर रहा हूं। बहुत कंडीशनल बात करते हैं आप लोग, बहुत बहुत कंडीशनल। समझ में आ रहा है? और मैं आपको बता दूं कि सफलता बहुत सारे त्याग और बहुत सारे एडजस्टमेंट मांगती है। बहुत सारे त्याग, बहुत सारे एडजस्टमेंट। मेरे मामले में भी, आपके मामले में भी, दुनिया किसी मामले में भी, जो व्यक्ति सफल होता है या जिसके पास कुछ भी थोड़ी बहुत हमारी तुलना में ज्यादा होती है, वो किस्मत से बहुत कम लोग के पास होती है। कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ता है। आप समझ में आ रहा है ना बात? मेरे मामले में भी है। मतलब मेरे खुद के भी साथ में जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो सुबह 7 बजे बढ़िया सो रहे होते हैं, चाय, या वो उठ जाते हैं तो बच्चों के साथ बैठी बैठी बातें कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, गमला में पानी डाल रहे होते हैं, और कुछ कर रहे होते हैं, वॉकिंग में जा रहे होते हैं, टहलने निकल रहे होते हैं। मैं 6:30 बजे उठ करके पढ़ लिख करके 7 बजे क्लास में खड़े रहता हूँ पढ़ाने के लिए, और 11 बजे तक खड़े 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 पढ़ाता हूँ। मेरे घुटने के पुर्जे में दर्द होते रहता है, समझ में आ रहा है? और 11 बजे तक मैं केवल 1 कप चाय बस पिया हुआ होता हूँ, आपको पढ़ा रहा होता हूँ। 11 बजे फिर हम भी अपनी नॉर्मल जो ड्यूटी होती है वो भी करने चले जाते हैं। फिर शाम को आके जब फिर सब लोग अपनी फैमिलीज को टाइम देते हैं, तब हम फिर अब यहाँ पे आकर के करते हैं। ये पहली बात हो गई। एक तो अभी प्रेजेंट की बात हो गई कि जो 11 से 5 या 6 की जो ड्यूटी होती है, उसके पहले भी ड्यूटी किया और उसके बाद भी ड्यूटी किया। उसके बाद, ये तो अभी क्यों गई, उसके बाद सोचो कि जब हम स्टूडेंट रहे होंगे तो लोग जब अपने कॉलेज को बढ़िया कर रहे होंगे कि फेयरवेल हो रहा है, वेलकम पार्टी हो रहा है, तो वार्षिक उत्सव हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, या वो दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, कैंटीन में बढ़िया ऐसा टेबल को बजा बजा के ऐसे समोसे खा रहे हो हैं,
वो सब कर रहे हैं, वो सारे शादी बर ब्याह में जा रहे हैं, मामा के, मौसी के, फूफा के, छठी बरही, बर्थडे पार्टी। उस दौरान हम रात को 2 बजे तक आंखों को गड़ा गड़ा करके, ठीक है, क्या पढ़ रहे होते थे? पुस्तक पढ़ रहे होते थे। आंखों गड़ा गड़ा के पढ़े होते थे। मामा मौसी, पता नहीं कितने लोगों का शादी छोड़ा होगा, कितने लोगों ने हमको नकारा, बेकार, तो शादी में कौन नहीं, अकेला बारात जाबे, क्या क्या नहीं बोला होगा, उस सबको सहा होगा। वो 8-10 साल जो रातों को जग जग करके जो हमने पुस्तकों को मोटी मोटी पढ़ करके जो इन्वेस्टमेंट किया अपने समय का, उसको आज भुना रहे हैं किस रूप में? पैसे के रूप में। वो किसी को नहीं दिखता। जो 10 साल का जो मेहनत है, जो पूरी जवानी खप गई यार, जवानी खप गई, वो किसी को नहीं दिखेगा। प्रेजेंट का मेहनत नहीं दिख रहा है तो पास्ट का किसको दिखेगा? लो बताओ। यह प्रेजेंट का नहीं दिख रहा है, पास्ट किसको दिखेगा? तो दुनिया ऐसे ही है दोस्त। तो आपके साथ 2 लोग होंगे, आपको मैं अपने एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहूँ। आपके साथ भी यही लोग होंगे जो भी मौज मस्ती कर रहे होंगे, शादी विवाह से शादी विवाह हम जा रहे होंगे, कॉलेज में फुल पार्टिसिपेट। कॉलेज से केवल आपको डिग्री चाहिए, और जो आपको फॉर्म भरने केवल अर्हता देता है। कॉलेज को जितना इग्नोर मार सकते हो मार लो, सुन लो, सह लो, थोड़ा अटेंडेंस हो जाए, फाइन पढ़ाते बनता है फाइन पढ़ा दो, जो एडजस्टमेंट, मुझे नहीं पता कि आप उसका क्या तोड़ निकालेंगे, वो आप लोग तत्कालिक निकालना है। आप लोग भी, जितने लोग भी वर्किंग वुमेन्स होंगे, जॉब वाले होंगे, जो भी होंगे, मुझे नहीं पता आपको क्या तोड़ निकालना, आप समझिए। बच्चे कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, पति या सास ससुर कैसे कन्विंस करना है पढ़ने के लिए, ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। मैं सबके लिए यूनिवर्सल बात कर रहा हूं ना, आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसका फल मिलेगा। कि आपको सुबह आने में दिक्कत हो रहा होगा, कि आप दूर से आते हैं, बस नहीं मिलता, ऑटो नहीं मिलता, मुझे नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सारी बात क्या कर रहा हूं? यूनिवर्सल। लेकिन आपको ये सारी तकलीफ सहने होगा अगर आप चाहते हो कि थोड़े आप हो, तो नहीं तो फिर से आप 6 महीने बाद उन्हीं के वर्ग में ही शामिल रहने वाले हैं। एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं पाएंगे, कि आपका जीवन नहीं चलेगा, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अभी इसके पहले चल ही रहा था, चल ही रहा था ना, तो तब भी चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। एचओडी से बात करो, थोड़ा लेट लतीफ जाओ, गाली सुनो, रोज सॉरी सर करके कुठा कुठी की तरह घुस जाओ। हो सकता है रोज 4 दिन गाली दे, तुम समय से पहले नहीं आते हो, फलना है ढकना है, कोई बात नहीं, एकदम समझ लो कि मन में सोच के जाओ मैं गाली खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, घुस जाओ चुपचाप कुठा कुठी की तरह घुसो। एक आध दिन क्लास हो सकता है आपको रस्टिकेट वो करे, माँ तुम मेरे क्लास में नहीं बैठ सकते, भाग जाओ यहाँ से, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तुम बाहर निकलो, तुरंत निकालो अपना हिंदी का ऑब्जेक्टिव, मारा धन 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 धन। और जी लोग रेगुलर बैठे हैं, और सब 4 महीने बाद फैल रहेंगे बीएड का डिग्री धर के, और तुम सिलेक्टेड रहोगे रस्टिकेटेड पर्सन। क्योंकि बीएड जो पढ़ाया जा रहा है कॉलेज से, उससे सिलेक्शन तो नहीं होगा, तुम सबको पता है। सिलेक्शन इससे होगा जो हम पढ़ा रहे हैं, ये एकदम क्लियर है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सास का गाली खा लो, ससुर का गाली खा लो, पति का सुन लो, समझ रहे, थोड़ा थोड़ा निर्मोही बनो। बच्चा रो रहा है, रोने दो, रोते तो चुप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा निर्मोही बनो, कुछ करो, क्योंकि उसी बच्चे को आज शायद उसके ममता में आकर के आप पा दो या उसको खिला दो और आप ना पढ़ पाओ, लेकिन वही बच्चा जब आज से 10 साल बाद, 20 साल, 15 साल बाद किसी विशेष कोर्स की, किसी विशेष स्कूल कॉलेज की मांग करेगा और आप देने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो ज्यादा दर्द है आज के दर्द से। आज तो भूल जाएगा, उसके पास कोई सेंस और भाव नहीं है, वो बच्चा भूल जाएगा। अभी देखते हो छोटी सी मेरी बेटी, एक बार डांटते हो बहुत नाराज होती है, फिर उसको थोड़ी बात पुचका दो, चुप हो जाती है। 1 सेकंड के भीतर बच्चे अपनी मेमोरी में अपनी भावनाओं को खो देते हैं। पर हम बड़े होने के बाद हमारा, आज तो मेरे को मेरा पिता डांटे, साला बोलना बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, छूटी छूटा हो जाए, लड़ाई झगड़ा होकर अलग अलग हो जाए, अब पापा आप अलग रहो, मैं अलग रहूं, इतना सेंसिटिव हो जाते हैं हम लोग बड़े होने के बाद। तो बड़े होने के बाद तो बच्चा ज्यादा तकलीफ देता है, बचपन में नहीं। बचपन में आप उसको मार पीट के जैसा भी करके समझा सकते हो, थोड़ा सा निर्मोही हो सकते हो, मतलब निर्मोही में उसके बेहतर के लिए होने को लगा रहा हूं। तुम्हारे पति को थोड़ा खुद खाना पड़े, थोड़ा बर्तन मांजना पड़े, सब चलेगा यार, मैनेज करे वो। उसको सीधा बोलना, सुनो ना जी, मेरा 48,000 का तनख्वाह आएगा वर्ग 2 का, घर बिसा लेना, जा मत देना। नौकरी लगने के बाद कौन सा लिखा पढ़ी करके बात हो रही है, नौकरी नहीं दूंगी, जाओ जो करना है कर लो। सारे कानून महिलाओं के लिए हैं, पुरुष के लिए एक ठोक नहीं है, एक ठो नहीं है। क्लियर हो रहा है? परेशान मत हो। आफ्टर मैरिज पुरुष अफेयर करे किसी और से तो महिला शिकायत कर सकती है। आफ्टर मैरिज महिला किसी के साथ अफेयर है, पुरुष कुछ नहीं कर सकता। इतना ही कर सकता है, बहनी तो हाथ पांव जोड़ाता हूं, मला राखी बांध दे, छोड़ दे। अब पत्नी कहे नहीं मैं तलाक भी नहीं दूंगी
और अफेयर भी किसी और से रखूंगी तो पति कुछ नहीं कर सकता। ये भारतीय कानून है, सिवाय रोने गाने गिड़गिड़ाने के अलावा। अब समझ में आया? ऊपर से और ठोक देगी, दहेज, फलना, डोमेस्टिक वायलेंस, तो कल पढ़ाता हूं, बहुत सारी बात है महिलाओं के संबंध में, ठीक है? तो कल से आगे बढ़ेंगे, इससे एडजस्टमेंट करिए, ठीक है भाई? ठीक है, नहीं 8:30 कर लेते हैं, 8:30 रहने दो, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, कोटा वोटा से भी आते हैं वो रानी वानी लोग, तो 8:30 तक कर देते हैं, कल से 8:30 का मैसेज आएगा। हाँ तो 8:15 करके 8:30 कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, पर हमारे साथ ऑप्शन नहीं है दोस्त दुर्जन, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत पैका पैक पढ़ाएंगे, हम आपको राइट टाइम छोड़ेंगे, राइट टाइम शुरू करेंगे, ठीक है? इसमें होता है जब हमारे पास समय होता है, आपके पास समय नहीं है। अभी हम लोग हैं, अब आज रहने दो, सर आ गए हैं, ठीक है? राइट, मैं बोल रहा हूँ ना, कल से आप लोग प्रॉपर एडमिशन लेके प्रॉपर रिकॉर्डिंग खरीद के बैठिए, ताकि हमको आपकी क्लासेस को ऑनलाइन चढ़ाने में, टाइम टू टाइम चढ़ाने में दिक्कत हो। अच्छा मैं एक बार नाम फिर से बता दो यार, आपको क्या? राधिका को जानता हूँ, साधना, क्या रश्मि, दीपिका, कंचन, साक्षी, ये तो अंदर कौन से भाई? धनीश, तुम्हारा नाम रेणु, मनीषा, नेहा, नेहा निशा दोनों बहनों, स्नेहा, रोशनी, अच्छा तुम फोन की थी कोटा वाली, तुम, अच्छा अंशुलता, नेहा, दो नेहा मतलब नेहा साहू साहू दो, तुम्हारा संगीता, हेमलता, पीछे तो जानता हूं उसका नाम, तुम्हारा नाम जानता हूं दोनों का, रानी, बुलबुल, विनीता, तेरा नाम भाई ते भूल गए भाई, राजकुमार, तू होशियार लौंडा है यार, तू पढ़ाई करना है, सिलेक्शन ले लेना, वो मेरा होशियार लड़का है, मेरे बैच का वो। चल भाई, मनीष यादव, दीपेश, देवेश, दुर्जन, ठीक है चलो, एक आध बार में याद हो जाएगा।